जैसा कि आपको पता है, अगले महीने जुलाई 2023 में हरियाणा बोर्ड आपके कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम लेने जा रहा है। इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड के भी जुलाई 2023 में एग्ज़ाम होने हैं, जिसकी डेट शीट भी आ चुकी है और 17 जुलाई से सीबीएसई बोर्ड के जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और सीबीएसई बोर्ड के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने जब आपको कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम डेट के बारे में बताया था पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने ये बताया था कि आपके जो है हरियाणा बोर्ड के भी 17 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे कंपार्टमेंट के। क्योंकि हरियाणा बोर्ड जो है साल भर का जो शेड्यूल है, यानी कि सेशन 2023 और 24 के लिए जो शेड्यूल है वो पहले ही जारी कर देता है। और उस शेड्यूल के अंदर ये बताया गया है कि हरियाणा बोर्ड के कंपार्टमेंट के जो एग्ज़ाम होने हैं जुलाई 2023 में, वो 17 जुलाई से स्टार्ट होंगे। और इसीलिए जो सीबीएसई के एग्ज़ाम है वो भी 17 जुलाई से हैं। तो इसका मतलब है कि आपके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 17 जुलाई से ही आपके कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। इसलिए अब आपके पास इतना अधिक समय नहीं है कि आप पूरे सिलेबस की तैयारी कर सकें। कम समय में अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपरों को सोल्व करके देखना चाहिए, या फिर सोल्व्ड पेपर को अच्छे से याद कर लेना चाहिए। इससे आपकी कम समय में अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का सैम्पल पेपर जो है सोल्व करके दिखाऊँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब पेपर देखते हैं। सैम्पल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर नोटबुक में तैयार कर रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान सैम्पल पेपर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2023। और सबसे पहले जो है खंड क, और खंड क में जो है इतिहास यानी कि हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है राजस्थान में। और ये जो कालीबंगा है ये स्थल है सरस्वती सिंधु सभ्यता का, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो है इस सभ्यता के अवशेष मिले थे, और ये जगह जो है राजस्थान में है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यूनानी सभ्यता में समुद्र का देवता कौन था? तो आंसर है पोसीडान। पोसीडान जो है यूनानी सभ्यता में समुद्र का देवता था। और तीसरा क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इसका आंसर है 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कोलंबस ने भारत की खोज की थी। ये ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन था, सही और गलत वाला। तो इसका आंसर गलत है, क्योंकि कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज की थी, भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, बपतिस्मा प्रथा क्या थी? ये जो प्रथा है इसका मतलब होता है डुबकी लगाना, बपतिस्मा का। आंसर देखते हैं। मध्यकालीन यूरोप में बपतिस्मा एक प्रकार की धार्मिक क्रिया है, यानी कि ये एक धार्मिक क्रिया है। इसका शाब्दिक अर्थ है, यानी कि इसका मतलब है धार्मिक स्नान। यह ईसाई धर्म में प्रक्षालन करने या किसी व्यक्ति को चर्च की सदस्यता देने के लिए की जाने वाली धार्मिक क्रिया है। आपने देखा होगा कि ईसाई लोग जो है, जब ईसाई धर्म अपनाते हैं वो जो है पानी में डुबकी लगवाते हैं। तो ये वो प्रक्रिया है जो पानी में डुबकी लगाने वाली, उसी प्रक्रिया को ही बपतिस्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बांग्लादेश के निर्माण में भारत की क्या भूमिका थी? आंसर देखें। भारत विश्व का पहला देश था जिसने बांग्लादेश को एक पृथक एवं स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की थी, यानी कि भारत वो पहला देश था जिसने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। और 1971 में जो युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, यानी कि जो आज का जो बांग्लादेश है, पहले वो पूर्वी पाकिस्तान था। और 1971 के युद्ध के बाद जो है पूर्वी पाकिस्तान अलग होके बांग्लादेश बन गया, और जिसमें एक बहुत बड़ा सहयोग जो है भारत का था। और दिसंबर 1971 में इसकी स्वतंत्रता के बाद मित्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। और सबसे पहले भारत ने ही बांग्लादेश के साथ राजनयिक संबंध जो है स्थापित किए थे। उसके बाद भारत की नेबरहुड फर्स्ट
नीति में बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यानी कि भारत की जो नीति है नेबरहुड फर्स्ट की, उसमें जो है बांग्लादेश का एक महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाओं का वर्णन कीजिए। आंसर देखें, महात्मा बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। उसके बाद दूसरी है, उनके ज्ञान प्राप्त करने की घटना को संबोधि कहा गया है। तीसरी, गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए पहले उपदेश को धर्म चक्र अपवर्तन कहा गया। और चौथी घटना है, गौतम बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मार्टिन लूथर ने नए मत की नींव क्यों रखी। आंसर देखें, 5वीं सदी में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद अराजकता की स्थिति में लोगों ने अपनी भूमि चर्च को दान कर दी। यानी कि 5वीं शताब्दी के अंदर जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो वहाँ पर तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। अराजकता का मतलब होता है कि कानून व्यवस्था जो है एक तरह से ख़त्म हो गई, लूटपाट चोरी की घटनाएं जो हैं बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में लोगों ने जो है अपनी भूमि चर्च को दान कर दी। इसके कारण गिरजाघर बड़ी बड़ी जागीरों के स्वामी बन गए, यानी कि उनके पास अब जो है ज़मीनें ज़्यादा थी। पोप की शक्ति में वृद्धि हुई। जिस तरह से मंदिरों में पुजारी होता है उसी तरह से गिरजाघरों में पोप होते हैं। तो गिरजाघरों के पास बड़ी जागीरें हो गई, तो इसकी वजह से जो है पोप की शक्ति में वृद्धि हो गई। चर्च के शक्तिशाली होने से पोप की निरंकुशता बढ़ने लगी। निरंकुशता मतलब वो मनमानी करने लगा, यानी कि उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं था। अंधविश्वास बढ़ता गया, चर्च के अधिकारी भ्रष्ट हो गए, अतः चर्च की बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में वनवासी आंदोलन किन कारणों से हुआ। आंसर देखें, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में वनवासी आंदोलन निम्नलिखित कारणों से हुआ। पहला कारण है, अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने वनवासियों के क्षेत्र में घुसपैठ की, यानी कि अंग्रेज़ों ने जो है वनवासी जो लोग थे उनके क्षेत्रों में यानी कि उनकी जगह पर घुसपैठ की। मुंडा सामूहिक खेती करते थे, यानी कि सभी मिलजुल कर खेती करते थे, लेकिन अंग्रेजी शासन से यह परंपरा टूट गई। लेकिन अंग्रेजी शासन आने के बाद ये परंपरा टूट गई, जिससे मुंडा वनवासियों में असंतोष पनपा, यानी कि वो नाराज़ हो गए। ईसाई धर्म के प्रचार के मुंडा लोग विरोधी थे, और जो मुंडा लोग थे, वनवासी लोग थे, वो अंग्रेज जो थे ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, और इस चीज़ के वो विरुद्ध थे। अगला कारण है, अंग्रेजी साम्राज्य ने वनवासियों का शोषण करना शुरू कर दिया था। ये वो क्वेश्चन है जो चॉइस में था। क्वेश्चन है, सन 1975 ईस्वी में आपातकाल क्यों लागू किया गया था। आपातकाल यानी कि इमरजेंसी क्यों लगी थी। आंसर देखें, आज़ादी के बाद 1975 ईस्वी में भारत ने सबसे बड़े राजनीतिक संकट का अनुभव किया। इंदिरा गांधी की सरकार बनने के 1 वर्ष के अंदर ही दिसंबर 1971 ईस्वी में भारत पाक युद्ध यानी कि पाकिस्तान युद्ध व बांग्लादेश का निर्माण हुआ। यानी कि 1975 में जब जो है राजनीतिक समस्या जो थी वो ज़्यादा थी। इंदिरा गांधी की सरकार को बने हुए 1 साल ही हुआ था, और इतने में ही जो है 1971 में भारत पाक युद्ध शुरू हो गया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इससे मंदी, बेरोजगारी, गरीबी, खाद्य पदार्थों की कमी, बांग्लादेशी शरणार्थियों की समस्या, सूखा तथा मानसून की असफलता से जनता में असंतोष बढ़ने लगा। यानी कि युद्ध की वजह से मंदी आ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी, खाद्य पदार्थों की कमी हो गई और बांग्लादेशी शरणार्थी यानी कि जब युद्ध हुआ तो बहुत सारे जो बांग्लादेशी थे वो इंडिया में आ गए, तो बांग्लादेशी शरणार्थियों की समस्या बन गई और सूखा और मानसून की असफलता से जो है जनता में असंतोष बढ़ने लगा, यानी कि जनता जो है नाराज़ हो गई।
राष्ट्रव्यापी आंदोलनों व छात्र आंदोलनों के कारण देश में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही थी। यानी कि जो हड़तालें हो रही थी उसकी वजह से जो कानून व्यवस्था थी वो बिगड़ती जा रही थी। इस कारण 1974 ईस्वी तक आते आते इंदिरा गांधी की सरकार से जनता का एक बड़ा हिस्सा नाराज़ हो गया। तो इस वजह से जो है इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उससे एक बड़ा हिस्सा यानी कि लोगों का बड़ा हिस्सा जो है नाराज़ हो गया। 12 जून 1975 ईस्वी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले में इंदिरा गांधी को चुनाव में अनुचित आचरण का दोषी करार दिया गया। यानी कि चुनाव में जो है गड़बड़ हुई थी उसका दोषी पाया गया इंदिरा गांधी को। इस फैसले के अनुसार अब वह किसी भी पद पर नहीं रह सकती थी। यानी कि जब उनको दोषी पाया गया तो दोषी पाने के बाद वो किसी भी पद पर नहीं रह सकती थी। जयप्रकाश नारायण जेपी ने देश में उपजे राजनीतिक संकट व न्यायालय के फैसले के आधार पर भी इंदिरा गांधी पर अपने पद से त्याग पत्र देने का दबाव बनाया। इंदिरा गांधी ने स्वयं को चारों ओर से घिरता देख 25 जून 1975 ईस्वी को अपनी सत्ता बचाने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। यानी कि इमरजेंसी लगा दी। यानी कि अपने आप को घिरता हुआ देखकर जो है इंदिरा गांधी ने जो है देश में आपातकाल लगा दिया। आपातकाल के दौरान सभी विरोधियों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद है खंड ख राजनीति विज्ञान के जो है क्वेश्चन है। यहाँ से पहला क्वेश्चन है बेल्जियम कब स्वतंत्र हुआ? तो आंसर है 1830 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कितने प्रतिशत कनाडावासी मानते हैं कि कंजर्वेटिव्स को सत्ता में होना चाहिए? तो आंसर है इसका 35% लोग। अगला क्वेश्चन है झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ? तो आंसर है इसका 1973 में। अगला क्वेश्चन है विकेंद्रीकरण क्या है? आंसर देखें, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी कि जब केंद्र सरकार से और राज्य सरकार यानी कि केंद्र सरकार जो दिल्ली में सरकार है, राज्य सरकार जैसे हरियाणा है राज्य है, जो हरियाणा राज्य की जो सरकार है उनकी जो शक्तियां हैं केंद्र और राज्य सरकार की उसको उन शक्तियों को स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं, इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में शक्तियों का उच्च स्तर से यानी कि ऊंचे स्तर से निम्न स्तर में विभाजन यानी कि निम्न स्तर में जो है शक्तियों का विभाजन कर देना उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी कि विकेंद्रीकरण कहलाता है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवर्ती सूची के बारे में संक्षेप में लिखिए। आंसर देखें, समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिसमें केंद्र तथा राज्य दोनों के हित शामिल होते हैं। यानी कि दोनों के लाभ शामिल होते हैं और इन विषयों पर जो है दोनों ही कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं, विषय हैं ये शिक्षा का विषय है, वन का है, मजदूर संघ का है, विवाह का है, गोद लेने का है। यानी कि ये ऐसे विषय हैं, ऐसे टॉपिक हैं जिसके ऊपर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी। इन विषयों पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, मगर किसी विषय पर दोनों सरकारें कानून बना दे तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। अब यहाँ पर ये बात बताई गई है कि एक विषय के ऊपर जो है केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया और राज्य सरकार ने भी बना दिया, तो उन दोनों में से मान्य जो होगा वो केंद्र सरकार वाला कानून जो है वो मान्य होगा, राज्य सरकार वाला जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस सूची के कुछ प्रमुख विषय शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एथनिक या जातीय से क्या अभिप्राय है? आंसर देखें, ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें प्रत्येक समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, अर्थात किसी देश, प्रजाति अथवा कबीले का ऐसा समूह जिसके सदस्यों का एक ही सांस्कृतिक आधार हो, तो उसे एथनिक या जातीय कहते हैं। यानी कि ऐसे लोगों का समूह जो एक ही जिनकी संस्कृति परंपराएं जो हैं एक जैसी हों तो वो जो है जातीय कहलाते हैं, एक ही जाति के लोग कहलाते हैं।
नेक्स्ट है गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है। आंसर देखें। जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए गठजोड़ करते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। जिस तरह से आज के समय पर हरियाणा में सरकार है वो गठबंधन की ही सरकार है, दो पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई हुई है। 1990 के बाद देश में क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ। इसके बाद संसद में एक पार्टी का बहुमत नहीं आया, तब से भारत में कई दल मिलकर सरकार बना रहे हैं। यानी कि जब बहुमत, एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो जो है पार्टियां मिलकर जो है सरकार बनाती हैं और उसी को ही गठबंधन वाली सरकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत में बहुदलीय प्रणाली क्यों है। आंसर देखें। भारत में बहुदलीय प्रणाली है क्योंकि दो तीन दल देश की सभी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में सक्षम नहीं है। यानी कि देश जो है हमारा वो काफ़ी बड़ा है, इस वजह से जो है बहुदलीय प्रणाली है देश में। भारत में अनेक भाषाई व सांस्कृतिक विविधता के जनसमूह रहते हैं। यानी कि अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती हैं और जो ऐसे लोग हैं जिनकी सांस्कृतिक विविधता जो है बहुत ज़्यादा है। अपने विशाल आकार व जनसंख्या के कारण सभी समूह को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से, यानी कि विशाल देश है और जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा है, तो जिसके कारण सभी समूह को प्रतिनिधित्व मिले, इस उद्देश्य से भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक दलीय व्यवस्था लोकतंत्र के लिए क्यों ठीक नहीं है, वर्णन कीजिए। आंसर देखें। लोकतंत्र के लिए एक दलीय प्रणाली निम्नलिखित कारणों से ठीक नहीं मानी जाती। पहला कारण है एक दलीय प्रणाली लोकतंत्र विरोधी है। यानी कि एक दलीय प्रणाली जो होती है वो लोकतंत्र की विरोधी है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ने के लिए कम से कम दो दलों का होना आवश्यक है। यानी कि कम से कम दो दल होने चाहिए लोकतंत्र में। उसके बाद दूसरा पॉइंट है एक दलीय प्रणाली में मतदाताओं के सामने दूसरा विकल्प नहीं होता। यानी कि जो वोट देने वाले हैं उनके सामने जो है कोई दूसरा विकल्प होता ही नहीं, क्योंकि पूरे देश में एक ही पार्टी होती है एक दलीय प्रणाली में, क्योंकि उन्हें चुनाव में एक ही दल के पक्ष में मतदान करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है एक दलीय प्रणाली में दल तानाशाह बन जाता है, जिससे लोकतंत्र को भारी हानि पहुंचती है। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 19। लोकतंत्र की किन आधारों पर आलोचना की जाती है। आंसर देखें। लोकतंत्र की विभिन्न आधारों पर आलोचना की जाती है। नंबर 1 राजनीतिक अस्थिरता। आंसर देखें। राजनीतिक अस्थिरता के कारण लोकतंत्र की आलोचना की जाती है, जैसे कि सरकारें बार बार चुनी जाती हैं, यानी कि बार बार सरकारें बदल जाती हैं, और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक देशों की नीतियों में लगातार बदलाव होते रहते हैं। उसके बाद दूसरा कारण है भ्रष्टाचार। ऐसे देश जहां पर लोकतंत्र है वहां पर अधिक भ्रष्टाचार पाया जाता है, जबकि अलोकतांत्रिक देशों में भ्रष्टाचार कम होता है। तीसरा है मतदाता अज्ञान। प्लेटो का मानना था कि आम लोगों को वोट देने की अनुमति देना लापरवाह है, क्योंकि एक विशेषज्ञ के वोट का मूल्य एक असक्षम वोट के बराबर होता है। इसमें यह बताया गया है प्लेटो के अनुसार कि एक जो विशेषज्ञ है, यानी कि जो अपने काम में माहिर है, उसका वोट और एक अनपढ़ व्यक्ति का वोट जो है लोकतंत्र में बराबर वैल्यू रखता है, यानी कि जो है एक समान अधिकार रखता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। संघीय व्यवस्था के कितने स्तर होते हैं। संघीय व्यवस्था की कुछ विशेषताएं लिखिए। आंसर देखें। संघीय व्यवस्था के 2 स्तर होते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। संविधान द्वारा दोनों स्तरों को अलग अलग शक्तियां प्रदान की गई हैं। संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसमें सरकार 2 या अधिक स्तरों पर बनाई जाती है।
दूसरा पॉइंट है अलग अलग सत्र की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, यानी कि सत्र अलग अलग होता है लेकिन नागरिक जो हैं वही होते हैं, लेकिन इनका कुछ विषयों जैसे कानून बनाने, कर वसूलने और शासन प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। लेकिन कानून बनाने का और कर वसूलने यानी कि टैक्स वसूलने का और प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, यानी कि इनके अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। संविधान में दोनों सत्रों के अधिकार स्पष्ट रूप से वर्णित किए हुए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान दोनों सत्रों के अस्तित्व और अधिकारों की गारंटी और सुरक्षा देता है। नंबर 5, संविधान के मौलिक कानूनों को दोनों की सहमति के बिना नहीं बदला जा सकता। और इसके बाद जो चॉइस में क्वेश्चन है उसका आंसर है ये। क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से हैं? तो आंसर देखें इसका। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं। पहला रूप है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझेदारी। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में शासन के विभिन्न अंग कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, यानी कि ये तीनों जो हैं अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। हमारे देश में कार्यपालिका विधानपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती हैं, यानी कि इन दोनों का काम होता है कानून बनाना और उनको लागू करना। न्यायपालिका कानूनों पर अंकुश रखती है। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी अंग जो है मनमाने ढंग से सत्ता का उपयोग नहीं कर सकता। कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता, इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है और इसी वजह से जो है सत्ता के बीच संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार के सत्रों पर साझेदारी। सत्ता को सरकार के अलग अलग सत्रों में विभाजित किया जाता है। जैसे संघीय व्यवस्था में सत्ता की शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार में होता है। यह विभाजन संघीय व्यवस्था कहलाता है। भारत में यह व्यवस्था 3 सत्र पर काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक समूहों में सत्ता का बंटवारा। सत्ता की साझेदारी में तीसरी प्रकार की सत्ता का विभाजन सामाजिक समूहों जैसे भाषाई तथा धार्मिक समूह आदि में किया जाता है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों का सत्ता में उचित हिस्सा दिलाना होता है। तो इसके बाद जो 2 पार्ट हैं इसके, भूगोल के और अर्थशास्त्र के, ये पार्ट जो है मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसी पार्ट में इसी वीडियो के अंदर ये दोनों पार्ट करवाता हूं तो वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।